आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक Redmi 9 पावर फ़ोन है, जिस फ़ोन में ना तो लाइट आ रही है ना ही ग्राफिक आ रहा है। लाइट और ग्राफिक का प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि लाइट बाद में बनती है, सबसे पहले ग्राफिक बनना ज़रूरी है। तो ग्राफिक और लाइट दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बनती हैं। सबसे पहले ग्राफिक बनता है, ग्राफिक बनने के बाद में PWM जनरेट होती है, वो लाइट आईसी में जाती है। उसके बाद में लाइट आईसी इनेबल होती है। अगर डिस्प्ले नहीं लगी होगी तब भी लाइट नहीं बनेगी, और डिस्प्ले काम नहीं कर रही होगी तब भी लाइट नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो इसमें एक बार हम बोर्डियो में देखेंगे कि LCD के लिए कौन सी लाइन है। तो वहाँ पे हमने देखा है फर्स्ट नंबर VSN होता है, सेकंड नंबर VSP होता है, थर्ड नंबर 1.8 वोल्टेज होता है। उसके बाद में MIPI की लाइनें स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आप GR वैल्यू में सब चेक कर रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर रहा हूँ। GR वैल्यू में सारे लाइन MIPI की लाइन ओके मिल रही हैं। और स्टार्टिंग में देखा होगा VSN की जो लाइन पे GR नहीं आता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि VSN की लाइन नेगेटिव वोल्टेज की होती है और उसको रिवर्स बायस में चेक करना पड़ता है। तो एक बार मल्टीमीटर अगर उल्टा करके भी चेक करेंगे तो वहाँ पे भी GR मिल जाएगी। मल्टीमीटर का प्रोब उल्टा करके करेंगे तो ठीक है। अब इसके अलावा MIPI लाइन और VSP VSN लाइन और 1.8 वोल्ट की लाइन, इसके अलावा LCD ID, LCD रीसेट और LCD TE, ये 3 लाइन और होती हैं। तो इनको भी हमने देख लिया डायग्राम में कहाँ है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में डायरेक्टली मिल जाती हैं। डायग्राम देखने से थोड़ा सा टाइम जाता है। अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन है किसी फ़ोन का तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो मैंने सारी पिनों का GR ले लिया है और GR में सारा कुछ ओके है एकदम। यहाँ से अब एक चीज़ आपको पता चल गई होगी कि GR से जब ओके है तो सेकंड स्टेप हमारा होता है वह टेस्टिंग, यानी कि वोल्टेज मोड पे लगा के मल्टीमीटर को और फ़ोन को ऑन करके चेक करना होता है। तो पता चलता है कि कहीं पे वोल्टेज क्या पता नहीं आ रहा हो, GR आता है और वोल्टेज नहीं आता है। मान के चलिए ग्राफिक की आईसी नहीं काम कर रही और VSP और VSN के वोल्टेज ही नहीं बन रहे, तो फिर लाइट और ग्राफिक बनने का सवाल पैदा नहीं होता। तो फिलहाल में तो यहाँ पे मैं वो GR वैल्यू चेक करके दिखा रहा हूँ, ऊपर जो 3 लाइनें बताई उनका। तो अब वोल्टेज की रेंज में हमने कर लिया है मल्टीमीटर को, और VSP VSN और 1.8 वोल्ट, ये तीनों लाइनों पे वोल्टेज आपको मिलेंगे। VSP पे माइनस का वोल्टेज मिलेगा, लेकिन मीटर में उल्टा दिखा रहा होगा क्योंकि प्रोब मेरा उल्टा रहता है। ठीक है, तो VSP -5.5 वोल्ट, VSN VSP में पॉजिटिव वोल्टेज रहता है। 5 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज दोनों में चेक कर लेना है, बस प्लस माइनस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और 1.8 वोल्टेज चेक कर लेना है। इसके अलावा आपको LCM रीसेट की लाइन पे भी एक बार वोल्टेज चेक कर लेना है। LCM रीसेट की लाइन पे भी 1.8 वोल्टेज आता है। तो ठीक है, यहाँ तक तो थ्योरी की बात हो गई। अब सीधा प्रैक्टिकल की बात अगर करी जाए तो ये है कि जब GR वैल्यू ओके है और आउटपुट वोल्टेज भी ओके हैं तो फिर डिस्प्ले काम करना चाहिए। अब इस कंडीशन में डिस्प्ले क्यों नहीं काम कर रही होगी? अब एक ही आइडिया आता है और वो है CPU, क्योंकि जो ग्राफिक का सेक्शन है CPU के अंदर जिससे MIPI डाटा आउट होता है, अगर उस सेक्शन को ही सप्लाई नहीं मिल रही हो या फिर वहाँ पे ही कुछ ड्राई सोल्डरिंग हो रही हो तो CPU ठीक से काम कर नहीं पाएगा। बाकी का फ़ोन ऑन हो रहा है लेकिन ग्राफिक का सेक्शन अलग होता है, वो ऑन नहीं होगा तो डिस्प्ले नहीं आएगी, आप कितनी भी ग्राफिक आईसी डाल लो। ऐसे तो इस फ़ोन में ग्राफिक आईसी नहीं होती है, जो चार्जिंग आईसी है उसके अंदर ही ग्राफिक का सेक्शन है। वो तो जिसको पता हो वो ठीक है, जिसको नहीं पता हो वो सोचेगा ग्राफिक आईसी कहाँ है। कोई बात नहीं, अब सारी टेस्टिंग जब कर ली है तो अगला नंबर आता है CPU का। जैसा कि मैंने बताया, CPU की इंटरनल रिक्वायरमेंट भी होती हैं और
वो रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होंगी तो भी CPU कोई भी डिस्प्ले का डेटा आउट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा CPU ख़राब भी हो सकता है। तो अब इसका रिवॉल्व करने का है प्रोसेस, तो मैंने सोचा कि किस तरीके से इसको कटिंग किया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने ड्रिल मशीन से इसको कटिंग किया, 2 जगह कट लगा लिया, बाकी जगह पे सोल्डर लगाया, पेस्ट लगाया और सोल्डर लगाया। उसके बाद में लो हीट पे एकदम, सबसे पहले तो मेरा मन हो रहा था कि मैं इसको साइड बाई साइड खाली कट कर लूँ, लेकिन बाद में मैंने कहा पूरा ही सील निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा काम हो जाएगा। तो मैंने पूरा हाफ सील्ड निकाल दिया, मतलब CPU की साइड का पूरा। और इस सेक्शन को मैंने फास्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैसे करना है वो एक वीडियो कोई भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बस हीट कम रखनी होती है ताकि कुछ भी मेल्ट ना हो। और इससे पहले सोल्डर लगा लेना है सब जगह। तो मैंने कटिंग करके निकाल दिया बाहर। अब अगला स्टेप CPU रिबॉलिंग का ये रहता है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले ग्लू कटिंग करना है और देखना है कि कोई भी कंपोनेंट हमारा नहीं हिले, क्योंकि कंपोनेंट अगर कोई भी निकल जाएगा तो कुछ अजीब प्रॉब्लम आ सकती है। फ़ोन डेड भी हो सकता है और अजीब प्रॉब्लम भी आ सकती है। पता चला साउंड नहीं आ रहा है या फ़ोन हैंग होने लग गया, रीस्टार्ट होने लग गया, बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आसपास के जो कंपोनेंट हैं उनको सेफली देखना है कि वो रिमूव ना हो और बिल्कुल उनको कोई भी उनको टच करने की ज़रूरत नहीं है। गलती से अगर हो भी जाता है तो उसको तुरंत सही कर देते हैं। वैसे तो मेरे साथ में नहीं होता ऐसा कुछ भी अभी। तो ग्लू कटिंग कर लिया है और ग्लू कटिंग करने के बाद में जो CPU रिबॉलिंग का और CPU निकालने का पूरा प्रोसेस है उसको मैं फास्ट कर दूंगा ताकि वीडियो हो जाए छोटा थोड़ा सा। तो ये आपके सामने में ब्लेड कौन से यूज़ करता हूँ वो भी आपको दिख रहे होंगे। इसी तरीके से आपको करना है, इसी टाइप के आपको टूल्स यूज़ करने हैं। और जो तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप करोगे तो सक्सेसफुल 100% होगा। बस आपको ओवर हीटिंग नहीं करना है। अगर ओवर हीटिंग हो जाएगा तो UFS तो नहीं, इसमें UFS रहता है, तो UFS मेल्ट हो जाएगा। फिर उसको भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। रिवॉल्विंग करने में कुछ एक्स्ट्रा काम भी बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगी, टाइम भी जाएगा। इसलिए आपको हीट रखनी है नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि कम हीट रखने से भी डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा देर वेट किया, जब लगा कि CPU ठीक से हीट हो गया है तो ब्लेड अंदर डाल दिया और इजीली इसको ऊपर उठा लिया। और CPU ऊपर उठाने के बाद में उनको देखना है कि कोई भी कंपोनेंट अपनी जगह से हिले नहीं हो। ये चीज़ अब भी देखना है खास, क्योंकि बाद में फिर अगर कंपोनेंट इधर उधर हो जाएगा तो फिर मिलेगा भी नहीं। और जिन फ़ोनों का डायग्राम नहीं होता है उन फ़ोनों में फिर इस तरह के फॉल्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन से बचने के लिए हम सबसे पहले ही चेक कर लेंगे कि कोई कंपोनेंट अपनी जगह से हिल गया होगा तो उसको अभी सेट कर देंगे। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस पेस्ट लगा के और इसको सोल्डर घुमाना है। उसके बाद में जो ग्लू लगा हुआ है उसको क्लीन कर लेना है और सोल्डर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखेंगे यहाँ पे, जिससे कि जो PCB है उस पर कोई एक्स्ट्रा स्क्रैच वगैरह ना आए। और जैसे ही ग्लू निकलना चालू हो जाए, आपको लगे कि 90% ग्लू अपनी जगह से हट गया है, तो फिर इसके बाद में एक बार PCB से क्लीन कर लेंगे और बाकी का जो ग्लू है वो उसको बाद में क्लीन करेंगे। इस तरीके से ट्विजर से भी आप देख सकते हो। और अच्छे से एक बार क्लीन करेंगे। सोल्डर वायर और जो
अपना फ्लेक्स पेस्ट है उसकी हेल्प से शोल्डर को सब जगह अगर एक बार आप राउंड राउंड घुमा लोगे तो ये क्लीन हो जाएगा अच्छे से। और कोई भी पॉइंट अगर ब्लैक आपको दिखे तो वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा। हमारे ये फ़ोन की इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कोई भी ब्लैक स्पॉट या पॉइंट ब्लैक नहीं दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमको कोई स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अभी हमको क्या करना है कि इसकी क्लीनिंग को अच्छे से मेंटेन करना है, यहाँ पे कोई डस्ट वगैरह ना आए। और उसके बाद में हम CPU को क्लीन करने की प्रोसेस कर लेते हैं। ये भी फास्ट में ईजी है, बार बार वही चीज़ें आप देखोगे तो फिर नहीं आएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह का फॉल्ट CPU से भी हो सकता है कि फ़ोन पूरा चालू है पर डिस्प्ले नहीं आ रही है। ऐसा फॉल्ट CPU से हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप वीडियो आगे तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो CPU है उसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो वही तरीका अपनाऊंगा जो मैं पहले से बता रहा हूँ। मेटल वाले ब्रश के ऊपर थोड़ा सा कॉटन लगा के और स्क्रू से लगा के फिर उसको स्क्रैच करना है और फिर देखना है कि सारे पॉइंट अच्छे से क्लीन हो गए, कोई भी ब्लैक ब्लैक तो नहीं है, ड्राई सोल्डरिंग या फिर ऑक्सीडेशन टाइप का वो ना हो। इसके बाद में हम सीधे इसका रोलिंग करेंगे। उसको भी मैंने फास्ट में ही रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेंसिल ढूंढ रहा था, तेल लग गई और एडिटिंग में काटना भी रह गया। कोई बात नहीं, आपको 10-5 सेकंड एक्स्ट्रा चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अच्छे से अलाइनमेंट कर लिया है और उसके बाद में PPD फिल कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे देखो बॉक्स में से निकाल के डायरेक्टली PPD यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने PPD को सुधाया भी नहीं है कुछ भी नहीं। इस तरीके से आप करोगे तो आपसे सही से नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में ऐसा होता है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे गीली PPD भरोगे तो बॉल सब भाग जाएंगी, इधर उधर बीच में से निकल के भाग जाएंगी। आपको मैंने जो पिछले वीडियो में तरीका बताया उस तरीके से ही करना है। PPD को पहले सुखा लेना है और अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आपको आता है, रिवॉल्विंग बहुत बार कर चुके हो, तो फिर ये तरीका भी आ जाएगा कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। हीट भी आपको कम नहीं करनी पड़ेगी, फुल हीट पे भी आप बना सकते हो, फुल गीली PPD होगी तो भी बना सकते हो। ये सब प्रैक्टिस के बाद में आता है। तो बस अब इसी तरीके से सीखते रहिए और वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, कुछ सीखने को मिलता हो, तो आप सब्सक्राइब कर लो जरा। 1 ही सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में कुछ बिगड़ता नहीं है आपका। हमको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा तो हम और वीडियो बनाएंगे। तरह तरह के फॉल्ट हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, जितना हो सकेगा उतना वीडियो डालेंगे। बस आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करने के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके लिए दूसरे लिंक भी दिए हुए हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, ये सब आप ज्वाइन कर लो। और मैं डायरेक्टली कोई अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट्सएप पे तो मैं उसको भी रिप्लाई करता हूँ। डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, बस पहले एक बार मैसेज करके कि मैं यूट्यूब से वीडियो देख के आया हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके, और उसके बाद में क्वेश्चन टेंशन याद रखना, उसके बाद में आपको जवाब मिलेगा सब कुछ। और सारे लिंक आपको मिलेंगे, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। तो हमारा CPU रिकॉल हो चुका है, बस फिक्स करना बाकी है। इसको यहाँ पे अलाइनमेंट करके रख लिया है एक बार, और सही डायरेक्शन में रखना है। उल्टा CPU लगा दोगे तो पूरा काम खराब हो जाएगा। थोड़ी देर हीट करेंगे, अगर पेस्ट लगा लिया है पहले, और थोड़ा देर हीट करने के बाद में जब भी साइडों से अगर थोड़ा सा पेस्ट निकलना बाहर हो जाए तब आपको इस CPU को हिला के देखना है हल्का सा। ट्विजर से आप हल्का सा अगर
उसको फोर्स नहीं करना है ज़्यादा, बहुत इजीली हो जाता है। और ये अगर बिल्कुल इजीली अगर मूव हो रहा हो तो आपका CPU चांस है कि 99% आपका सही लगा होगा। अगर थोड़ा भी फंसता हुआ दिखे तो फिर आप उस पर डाउट कर सकते हो। बस यही तरीका है। अब हमने इसको कूलिंग करने के लिए रखा। कूलिंग करने के लिए भी हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, क्योंकि 1 मिनट पूरा उसमें जाएगा। यहाँ पर फास्ट कर दिया। अब हम इसको फ़ोन में लगा लेते हैं। कैमरा वगैरह भी लगा ही देंगे बाद में। एक बार ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें डिस्प्ले आई या नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि ये फ़ोन में डिस्प्ले तो आ चुकी है। अब अगर CPU सही से रिवॉल्व हो गया होगा तो बाकी सारी चीज़ें भी काम करेंगी। आपको जो तरीका है वो आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही दो। और जो चैनल के लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो। नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम में फंसा हो तो मैं हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूँ। और यहाँ पे मैंने माइक्रोस्कोप का कैमरा हटा के पूरा फ़ोन फिटिंग करने का वीडियो डाला हुआ है। जिससे कि आपको देखने को मिल जाए कि फ़ोन ठीक से डिस्प्ले आ रही है या नहीं। क्योंकि माइक्रोस्कोप के कैमरे में मोबाइल की डिस्प्ले जो है पता नहीं चलता है क्या चल रहा है उसमें, फ़ोन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ऑडियो भी आ गया था, वो चेक इसलिए हो गया क्योंकि नीचे रिंगर डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन इस फ़ोन में रिंगर दोनों जगह आते हैं। एक ऊपर भी आता है और एक नीचे भी आता है, दोनों तरफ रिंगर आते हैं, आपको पता ही होगा। तो साउंड भी आ गया। वीडियो में शायद नहीं सुनाई देगा क्योंकि वीडियो को म्यूट किया हुआ है। बस आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि डिस्प्ले एकदम प्रॉपर आ गई है। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो वो सपोर्ट करो। आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। कमेंट में कुछ समझ में नहीं आए तो आप कर सकते हो अपने सिटी का नाम